अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है हमारा डीबीएमएस का लेक्चर चल रहा है। डीबीएमएस का हमारा फर्स्ट लेक्चर चल रहा है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन लेना है। डीबीएमएस होता क्या है, हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है डीबीएमएस का, क्योंकि हमारा फर्स्ट चैप्टर डिपेंड ही इस चीज़ पे कर रहा है ताकि हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए कि हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है या हम इसे क्यों बनाते हैं। ये लॉन्ग जो हमारे पास लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इस सिस्टम को यूज़ क्यों करती हैं। तो हम आज चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमने लास्ट लेक्चर में अपने डेटाबेस का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था। अब जो हमारा इस लेक्चर में कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का है। ठीक है, तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, ये हमारे पास डेटाबेस तो हमने बना ली है, अब उसको मैनेज भी करना है हमने। तो हमारे पास एक स्पेशल टाइप के सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, जो कि हमें हमारे किस काम आते हैं, डेटाबेस को क्रिएट करने में, उसे मेंटेन करने में और एक्सेस करवाने में। मतलब कि हमारे पास रिकॉर्ड सेव है, 100 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड सेव है। अब हम चाहते हैं कि हम स्टूडेंट नंबर 28 का रिकॉर्ड निकालें वहाँ से। तो हम वहाँ से 28 का सर्च करेंगे, सीरियल नंबर उसका सर्च करेंगे, ये रोल नंबर सर्च करेंगे, तो डायरेक्ट हम उस चीज़ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, हमारे पास जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो इसी चीज़ को एक्सेस करवाता है कि हमारे पास डेटाबेस को क्रिएट करवाता है, उसे मेंटेन करवाता है और उसे एक्सेस करवा सकता है इजीली। उसके बाद है हमारे पास डेटाबेस मैनेजर क्या होता है। डेटाबेस मैनेजर के जो कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं, ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है और ये हमारे पास कंट्रोल करता है तमाम वर्किंग को। मतलब कि डेटाबेस की तमाम वर्किंग को हमारे पास कंट्रोल करता है, उसे मैनेज करता है। मतलब कि अगर हमने कोई चीज़ इंसर्ट करवानी हो, उसमें कोई चीज़ डिलीट करवानी हो, कोई चीज़ मॉडिफाई करवानी हो या उसे एक्सेस करवाना हो या उसे मेंटेन करना हो, तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है उसे हम डेटाबेस बोलते हैं। ये हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हम सिस्टम हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस बहुत बड़ी हो और हमारे रिकॉर्ड को हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा हो। छोटे ऑर्गेनाइजेशंस भी यूज़ करेंगे, लेकिन हमारे पास जो डेटाबेस होती है ना, वो अमूमन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास यूज़ करती हैं, क्योंकि लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस का डाटा भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा होता है। जैसे बैंक्स का डाटा ले लें तो उनका डाटा बहुत ज़्यादा होता है, तो कस्टमर को एक्सेस करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए उन्होंने डाटाबेस बनाई हुई होती है जिसमें उस कस्टमर का तमाम अपने कस्टमर्स का उन्होंने रिकॉर्ड सेव रखा होता है। एक कस्टमर की आईडी जनरेट कर दी जाती है, उस आईडी के थ्रू वो इजीली उसका डाटा एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। हमारे पास जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस के कुछ सिंपल हमारे पास सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं। जो हमारे पास बेसिक सॉफ्टवेयर है उसका नाम है हमारे पास डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, जो कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के थ्रू बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास जो सिस्टम के अंदर सेव होता है ना, ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी साथ ही इंस्टॉल हो जाता है। वो हमारे पास इंस्टॉल तो हो जाता है, लेकिन हमारे पास वो एक लिमिटेड टाइम तक चलेगा। मतलब कि उसकी एक स्पेस दी गई है कि आप इतनी स्पेस तक उसमें डाटा सेव कर सकते हैं। अगर आप उसके ज़्यादा, अगर आपका डाटा बहुत ज़्यादा हो गया तो आपको वो सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ेगा ताकि उसमें और ज़्यादा डाटा आप लोग सेव करवा सकें। इसके बाद है हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं डीबीएमएस के। डीबीएमएस के ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास कि शेयरेबिलिटी। इसको शेयर करवाना बहुत आसान है। ठीक है, हम किसी भी चीज़ को शेयर करवा सकते हैं, किसी भी अपनी रिकॉर्ड को शेयर करवा सकते हैं। शेयरेबिलिटी मतलब कि हमारे पास डिफरेंट यूज़र्स होते हैं एक ही चीज़ के। मतलब कि हमारे पास जो डाटा है कस्टमर्स का, अब लाजमी तो नहीं कि एक ही डिपार्टमेंट को चाहिए, वो सब डिपार्टमेंट्स को चाहिए होगा जो बैंक के अंदर होंगे। तो हर डिपार्टमेंट, मतलब कि मल्टीपल यूज़र हो रहे हैं ना, तो हर डिपार्टमेंट के बंदे जो है वो उस डाटा को एक्सेस करवा सके, उसे शेयर करवा सके एक दूसरे से, वो हमारे पास शेयरेबिलिटी है। क्योंकि सेट जो हमारे पास डाटा होता है वो एक सेंट्रल प्लेस पे स्टोर होता है। सेंट्रल प्लेस हम इसे बोल सकते हैं कि हमारा जो डाटा होगा वो सर्वर पे स्टोर होगा। ठीक है, वहाँ से हमारा डाटा सर्वर पे स्टोर होगा तो इजीली वो जो होगा रिक्वेस्ट करेगा हमारे पास, जो जिसने वो डाटा एक्सेस करना है वो हमारे पास रिक्वेस्ट सेंड करेगा, वहाँ से वो डाटा, उसका रिक्वेस्ट के थ्रू उसका डाटा उसे मिल जाएगा। उसके बाद है हमारे पास अवेलेबिलिटी। हमारे पास जो डाटा होता है ना वो 24/7 अवेलेबल होता है। मतलब कि हर टाइम हमारे पास सर्वर ऑन होता है। सर्वर ऑन होता है तो जब भी किसी डिपार्टमेंट को उसका डाटा चाहिए होगा तो वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को और वहाँ से वो डाटा एक्सेस करवा सकेगा। क्योंकि आपने सर्वर रूम्स वगैरह देखे हुए होंगे, डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर चले जाएं, उस पर पेशेंट के डाटा कभी भी उन्हें ज़रूरत पड़ सकती है, तो उनके जो होंगे सर्वर हमेशा ऑन रहते हैं, तो वहाँ से वो कभी भी डाटा उस चीज़ को एक्सेस करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अवेलेबिलिटी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इवॉल्वेबिलिटी, कि हमारे पास किस तरह डाटा इवॉल्वेबल होगा। मतलब कि मस्ट प्रोवाइड द ऑप्शन टू चेंज बोथ डाटा एंड डाटाबेस स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें हमारे पास कोई डिपेंडेंसी का स्ट्रक्चर नहीं आ रहा कि हमें अगर डाटा चेंज करवाना है तो हमें साथ उसका प्रोग्राम भी चेंज करवाना पड़ेगा या हमें उसका स्ट्रक्चर भी चेंज करवाना पड़ेगा। ये ऑप्शनल है। अगर आप खुद से चेंज करवाना चाहते हैं डाटाबेस का स्ट्रक्चर तो वो आप यहाँ से चेंज करवा सकते हैं, अदरवाइज अगर नहीं करवाना चाहते आप ना करवाएं। तो इसका मतलब है कि इवॉल्वेबिलिटी ये हमें इतनी परमिशन प्रोवाइड कर रहा है, ये हमें इतनी फैसिलिटी दे रहा है कि जो है हम डाटा को भी इसमें चेंज करवा सकते हैं और अगर स्ट्रक्चर भी चाहें तो हम वो भी चेंज कर सकते हैं। मतलब कि अगर स्टूडेंट्स का हमने एक डाटा बनाया हुआ है, टेबल बनाया हुआ है, वो
वो टेबल हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम उसमें थोड़ी सी अरेंजमेंट उसकी चेंज करना चाहते हैं, उसका स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हैं, तो वो हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, हमें किसी का जो है वो न्यू प्रोग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, उसी प्रोग्राम के अंदर मॉडिफिकेशन हो जाएगी। मतलब कि अगर जैसे जैसे कस्टमर की नीड्स बहुत ज़्यादा बढ़ती रहती हैं या हमारे पास जो कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती रहती हैं, तो साथ साथ वो डाटा को हमें चेंज करवाना पड़ता है, तो हमारे पास वो इवॉल्वेबिलिटी में आ जाता है कि हम वो खुद से बैठे हुए उसका स्ट्रक्चर चेंज करवा सकते हैं, उसमें चीज़ें ऐड करवा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डेटाबेस इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब होता है करेक्टनेस, किसी भी चीज़ की करेक्टनेस। ये हमारे पास इस तरह होता है कि जब हम एक ही कस्टमर का डाटा एंटर करवाते हैं ना, मतलब कि पहले हमारे पास डिफरेंट फाइल्स होती थी, तो उसमें हमें पता नहीं लगता था कि एक कस्टमर का डाटा हमने डिफरेंट फाइल में अलग अलग सेव किया हुआ होता था, तो उसमें हमारे पास डुप्लीकेशन होती थी डाटा की। तो इसमें हमारे पास करेक्टनेस है और कंसिस्टेंट होता है डाटा, मतलब कि अगर हम कोई भी डाटा होगा वो शेयर भी तो करवा सकते हैं डिफरेंट यूज़र के दरमियान, लेकिन जब हम एक कस्टमर का 2 दफ़ा डाटा एंटर करेंगे, वो हमें एक नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर देगा कि ये कस्टमर का डाटा पहले से सेव है इसमें, या हम इनकरेक्ट डाटा सेव करेंगे तो वो मार्क कर देगा उस चीज़ को कि आप इनकरेक्ट डाटा इंटर कर रहे हैं। तो कंसिस्टेंट रूल अप्लाइड टू डेटाबेस, हमारे पास जो कंसिस्टेंसी रूल्स अप्लाई होते हैं ना, वो डेटाबेस के ऊपर अप्लाई होते हैं, तो हम इससे हमारा एक डाटा कंसिस्टेंट हो जाता है। ठीक है, वो इस तरह नहीं होता कि हमारा बार बार डाटा डुप्लीकेट हो रहा हो, हर डिपार्टमेंट के अंदर डाटा चेंज हो रहा हो, इस तरह नहीं होता। आपका जो डाटा होगा वो एक कंसिस्टेंट होगा और वो उसे हमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स आ जाते हैं हमारे पास डेटाबेस के कंपोनेंट्स आ जाते हैं, और उसके 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं। हम 4 मेजर कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं कि हमारे पास डेटाबेस के 4 मेजर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। डेटाबेस सिस्टम एंड कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। डेटाबेस जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो हमारे पास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा एज वेल एज प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू मेंटेन ऑल डाटा। मतलब कि जितना भी हमारे पास डाटा होगा उन सबको रिक्वायर मेंटेन करना, उनको हमें शेयर करवाना, उन्हें हमें मॉडिफाई करवाना हमारे पास इजी हो जाता है। मतलब कि एक ऐसी कलेक्शन डाटा की जिसको हमें शेयर करवाना, मेंटेन करना इजी हो जाए, या रिक्वायर हो कि हमें इसे चेंज करवाना है, तो वो हमारे पास जो होगा वो हमारे पास डेटाबेस होगा। कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम भी इसे बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास जो सारा रिकॉर्ड है वो कंप्यूटराइज्ड हो जाता है। इसका पर्पज़ क्या है, टू मेंटेन डाटा टू प्रोवाइड द यूज़र व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, जब भी यूज़र को ज़रूरत होगी इस चीज़ की तो उसे प्रोवाइड कर दिया जाएगा ये डाटा। इसके हमारे पास 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 पे हमारे पास डाटा है, दूसरे नंबर पे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है, फिर सॉफ्टवेयर आएगा, और फिर हमारे पास आएगा पर्सनल। अब हमारे पास है कि डाटा क्या होता है। डाटा जो हम रॉ फैक्ट्स एंड फिगर को बोलते थे कि ये हमारे पास डाटा है। ठीक है, जब मतलब कि हमने एक चीज़ का डाटाबेस बनानी है, तो सबसे पहली हमें कंपोनेंट क्या होगा, सबसे पहली चीज़ हमें क्या चाहिए होगी, डाटा। किसी भी चीज़ का डाटा होगा तो हम उसकी डाटाबेस बनाएंगे। जैसे कि हम एक कंपनी का डाटा बनाना चाहते हैं, उसमें हम कस्टमर्स का उनका डाटा लेंगे ना, मतलब कि अगर हमने एम्प्लॉयज़ की डाटाबेस बनानी है तो एम्प्लॉयज़ का डाटा लेंगे, उनका नाम लेंगे, उनका फादर नेम, उनका एड्रेस, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी ईमेल्स, उनके एम्प्लॉय कोड, ये सारा डाटा हम उनसे लेंगे। अगर हमारे पास ये डाटा ही नहीं होगा तो हम डाटा बेस किस चीज़ की बना रहे हैं। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी क्या है, डाटा की। अगर हमारे पास डाटा होता है तो हम डाटाबेस बना सकते हैं, अदरवाइज हम डाटाबेस नहीं बना सकते। तो सबसे मेन कंपोनेंट जो हमारा होगा वो हमारे पास होगा कि डाटा। डाटा आर डिफाइंड और कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास डाटा इज स्टोर्ड, अपडेटेड, डिलीटेड और रिट्रीव्ड फ्रॉम टू एंड फ्रॉम द डाटाबेस। मतलब कि हमारे पास जो होता है डाटा वो हम अपडेट भी कर सकते हैं, इसमें टाइम टू टाइम इसमें चेंज भी करवा सकते हैं, इसमें मॉडिफाई करवा सकते हैं, इसे डिलीट करवा सकते हैं, या हम इसे रिट्रीव करवा सकते हैं, मतलब कि इसे एक्सेस कर सकते हैं अपने डाटा को। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर हमारे पास फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसके अंदर हमारे पास ये डाटा वगैरह सेव होता है सारा। अब हमने डाटा कैप्चर कर लिया है, अब हम कंप्यूटर पे जाते हैं, हमारी हार्डवेयर ही नहीं है कंप्यूटर के अंदर जिसमें स्टोर हो हमारा डाटा, हमारी डाटाबेस स्टोर हो, हमारे पास हार्डवेयर ही नहीं है, तो फ़ायदा हमारे पास डाटा कलेक्ट करने का। तो दूसरे नंबर पे हमारा जो कंपोनेंट आएगा वो हमारे पास हार्डवेयर होगा, कि हार्डवेयर का होना भी ज़रूरी है जिसके ऊपर हम DBMS को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। अगर हमारे पास हार्डवेयर होगी तो उसके ऊपर ही हमारे पास DBMS को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, अदरवाइज तो हमारे पास DBMS को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा। हमारे पास हार्डवेयर डिवाइसेस कौन कौन सी हो सकती हैं, IO डिवाइसेस, जैसे कि हमारे पास डिस्क डिवाइसेस ड्राइव्स होती हैं, मतलब कि हमारे पास IO डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जितनी भी होंगी वो सारी हमारे पास हार्डवेयर डिवाइसेस होंगी। सेकेंडरी स्टोरेज होनी चाहिए हमारे पास, जैसे कि हार्ड ड्राइव लगी होनी चाहिए इसमें। उसके अलावा IO चैनल्स होने चाहिए, प्रोसेसर लगा होना चाहिए, CPU, मतलब कि हमारे कंप्यूटर का CPU होगा तो उसमें काम करेगा, अदरवाइज हमारे पास वो प्रोसेस ही नहीं करेगा डाटा को। उसके बाद इसकी मेन मेमोरी होनी चाहिए, मतलब कि रैम इसमें लगी हुई होनी चाहिए। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है कि सॉफ्टवेयर इसका कंपोनेंट किस तरह है हम वो पढ़ते हैं। अ सेट ऑफ प्रोग्राम यूज टू कंट्रोल एंड मैनेज ओवरऑल द कंप्यूटराइज्ड
डेटाबेस सिस्टम मतलब कि हमारे पास अब जो है हमने DBMS को सॉफ्टवेयर इस पर इंस्टॉल करना है। हमारे पास डाटा भी हमें मिल गया है, अब हमारे पास हार्डवेयर भी लगी हुई है, और जो थर्ड नंबर पे आएगा वो हमारे पास होगा सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर अगर हम इंस्टॉल करेंगे तो फिर ही हम अपना डेटाबेस बना सकेंगे। DBMS सॉफ्टवेयर जो हमारे पास होता है वो क्या करता है, वो कंट्रोल करता है और मैनेज करता है डेटाबेस को डेटाबेस सिस्टम के अंदर। और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, ये भी हमारे पास एक सॉफ्टवेयर की टाइप है। अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा, मतलब कि हमारे कंप्यूटर्स में विंडोज़ ही नहीं है, तो हम सॉफ्टवेयर किस पे इंस्टॉल करेंगे। ये सारी चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं। सबसे पहले हमारे पास डाटा है, डाटा होगा तो फिर हम डेटाबेस बनाएंगे। उसके बाद हार्डवेयर है, हार्डवेयर अगर होगी तो हम उसके ऊपर अपना डाटा को सेव कर सकेंगे। उसके बाद है हमारे पास सॉफ्टवेयर, अगर हमारे पास हार्ड ड्राइव भी लगी हुई है, उसके ऊपर विंडोज़ ही इंस्टॉल नहीं है, तो हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कहाँ करेंगे। तो उसका दूसरा जो कंपोनेंट आएगा वो हमारे पास आएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम इस पर इंस्टॉल होना चाहिए। उसके अलावा एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स टू एक्सेस एंड प्रोसेस द डेटाबेस, इसमें हमारे पास एप्लीकेशंस प्रोग्राम होने चाहिए और यूटिलिटी प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि हम इसको एक्सेस करवा सकें अपनी डेटाबेस को। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पर्सनल। पर्सनल हम इस वजह से बोलते हैं, ये दो लफ्ज़ों से मिलके बना है। एक हमारे पास पर्सन, पर्सन से मिलकर ये बना हुआ है पर्सनल, ठीक है। पर्सन हु मैनेज द डेटाबेस एंड परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन ऑन द डेटाबेस इन द डेटाबेस सिस्टम, मतलब कि एक पर्सन हमारे पास एक कुछ पर्सन्स की ऐसी टीम जो हमारे पास डेटाबेस को मैनेज कर रही है, मतलब कि उसे मॉडिफाई करवा रही है, उसमें डाटा इंसर्ट करवा रही है, डिलीट करवा रही है, या उसे चेंज करवा रही है, या कुछ भी रिट्रीव कर एक्सेस करवा रही है हमारे पास डाटा को, तो वो हमारे पास पर्सनल की टीम होगी। मतलब कि एक लोगों का ग्रुप जो हमारे पास उस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है, उस सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्किंग कर रहा है, वो हमारे पास पर्सनल होगा। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स भी हमारे पास होते हैं जो कि हमारे पास प्रोग्राम्स को राइट करते हैं और डाटा को एक्सेस करवाते हैं डेटाबेस से। मतलब कि जब भी हमने डेटाबेस को एक्सेस करना है ना, हमें प्रोग्रामिंग की कुछ क्यूरीज देनी पड़ेंगी, उससे हम डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएगा, पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मैनेजिंग ऑल ओवर द ओवरऑल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक हमारे पास होता है उस पर बैठा हुआ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, हमारे पास मैनेज करता है उसकी वर्किंग को, हमारे पास डेटाबेस की वर्किंग को मैनेज करता है। उसके बाद हमारे पास एंड यूज़र होते हैं, जब हमारे पास सबसे पहले हमारे पास प्रोग्रामर होते हैं, प्रोग्रामर उस चीज़ को बनाएगा हमारे प्रोग्राम को, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर उसके ऊपर सारे डाटा को मैनेज करेगा। उसके बाद एंड यूज़र मतलब कि हम जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना है, इस डाटा को एक्सेस करवाना है, अपने क्लाइंट्स के डाटा को एक्सेस करवाना है, वो हम एंड यूज़र्स होंगे। ये हमारे पास पर्सनल की एग्जांपल है। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा।